ये जब स्टूडेंट थे तब भी पढ़ा करते थे जस्टिस डिनाइड, निबंध भी आया करते थे, इससे राइटिंग रेडी होता था। लेकिन आज जो माहौल है उसमें जस्टिस डिनाइड नहीं है, बल्कि जस्टिस जो है आदमी का चेहरा देखकर, उसकी विचारधारा देखकर और वो किसके साथ खड़ा हुआ है ये देखकर दिया जाता है। तो ये तो मुद्दा ही बदल गया, जस्टिस डिनाइड नहीं रह गया। अब आप किसके साथ खड़े हैं उसके हिसाब से आपको जस्टिस दिया जाएगा। अगर आप सत्ता के साथ खड़े हैं, आप कितना भी गंद अपने भाषणों में दे रहे हो, आप किसी टीवी के एंकर हैं, कितना भी नफरत के बीज बो रहे हो, आपको 48 घंटे में बेल मिल जाएगी सुप्रीम कोर्ट से। वहीं पर सेम उसी धाराओं में जो है कप्पन को लिया गया, हालांकि कप्पन को गिरफ्तार किया गया, दूसरे उसमें लिया गया। वो खाली वहाँ केरल से पत्रकार के रूप में आ रहे थे, हाथरस जा रहे थे, जहाँ एक दलित बेटी को रात में जो है पुलिस की मौजूदगी में बिना परिवार वालों की सहमति से जला दिया गया था। उसको अंतिम संस्कार तो कह ही नहीं सकते हैं, एक तरीके से उसको लाश को जो है जिस तरह से लावारिस लाश को फूका जाता है उस तरह फूक दिया गया था। वहाँ पर वो रिपोर्टिंग करने के लिए आ रहा था, रिपोर्ट करने के लिए आ रहा था, उसको आज तक बेल नहीं मिली। अभी 5 दिन के लिए खाली अपनी माँ से मिलने के लिए उसको अंतरिम जमानत मिली है। सुधा भारद्वाज जैसे लोग जो अर्बन नक्सल के नाम पर पिछले 18 महीने से जेल में बंद है, उनको बेल नहीं मिल रही, जबकि उनके खिलाफ अभी भी कोई चार्जशीट फाइल नहीं की गई है। फादर स्टेन स्वामी जो है 84 साल के हैं, उनको पार्किंसन बीमारी है जिसमें कि वो हाथ हिलता रहता है, उनको एक सिपर की जरूरत थी, स्ट्रा की जरूरत थी, स्ट्रा की जिसको कि हम लोग अक्सर पानी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। उस स्ट्रा को मांगने के लिए जब उन्होंने एप्लीकेशन लगाई उनके एडवोकेट ने, तो न्यायपालिका ने 21 दिन का टाइम दिया सत्ता को ये बताने के लिए, रिप्लाई देने के लिए कि स्ट्रा देने से दिया जाए कि ना दिया जाए। तो जहां ये सत्ता के पक्ष में बैठा हुआ व्यक्ति नफरत के बीज बो रहा है, उसको 48 घंटे में बेल मिल जाती है। वहां 84 साल के एक बुजुर्ग को एक स्ट्रा लेने के लिए, जिससे कि वो लिक्विड फूड ले सके, उसको देने के लिए सत्ता को ये बताने के लिए 21 दिन का टाइम दिया था कि इसको दिया जाए कि ना दिया जाए। तो ये सब जस्टिस तो हो ही नहीं रहा है, जस्टिस तो निश्चित रूप से उसका एक मजाक बन गया है। और जब दलितों की बात आती है, वंचितों की बात आती है, अल्पसंख्यक मुस्लिम की बात आती है, तब जस्टिस होता नहीं है, जस्टिस का दिखावा किया जाता है। चाहे धारा 370 देख लीजिए, अभी कितना सारा समय हो गया है, उनके पास टाइम नहीं है, जबकि अर्णब गोस्वामी जैसे तमाम छोटे छोटे मुद्दों के लिए उनके पास टाइम मिल जाता है कोरोना के काल में भी अपनी हियरिंग लगाने का, लेकिन तमाम मुद्दों के लिए उनके पास टाइम नहीं रहता है। आरक्षण का मुद्दा देख लीजिए, आरक्षण पर जितने भी हमले हुए, यहाँ तक कि पहला हमला आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही किया गया था, जिसकी वजह से पहला संविधान संशोधन विधेयक हुआ। लोग संविधान में जो पहला संशोधन हुआ वो आरक्षण की वजह से हुआ। और आपको बता दें कि उस समय पहला लोकसभा चुनाव भी नहीं हुआ था, पहला लोकसभा चुनाव नहीं हुआ था, तो जो उस समय जो भी लोग संसद बनी हुई थी उसने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को पलटने के लिए संविधान में संशोधन किया। आरक्षण फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 16(4) में, और 16(4) जो है 16(1) का ही हिस्सा ये सर्वोच्च न्यायालय की 9 जज की बेंच इंदिरा साहनी केस में कह चुकी है। लेकिन फिर भी अभी पिछले साल जून में 2 जज और 3 जज की बेंच ने दो मामलों में कह दिया कि नहीं, आरक्षण फंडामेंटल राइट नहीं है, ये राज्य की मर्जी पर है कि वो आरक्षण दे या नहीं। तो जब वंचितों का सवाल आता है तो वहां कभी आपको न्याय नहीं मिलता। और आज जो न्यायपालिका है पूरी तरह से उन लोगों के साथ खड़ी हुई है जिनके खिलाफ बाबा साहब ने संघर्ष किया, हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया। तो उनका तो मकसद एक एजेंडा पूरा करना है,
19 का इलेक्शन जीतने के बाद जिस तरीके से उन्होंने अपना एजेंडा पूरा करना शुरू किया, पहले मुस्लिम समाज को दबाने के लिए एनआरसी लाए, कोरोना आ गया, बाकी सारी चीज बंद हो गए, लेकिन उनका एजेंडा पूरा नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। उनका एजेंडा जो लागू करना था उसको उसी तेज गति से लगते रहे। तो मोदी ने कहा भी कि हमने आपदा को अवसर में बदला है, आपदा को अवसर में उन्होंने अपना एजेंडा पूरा करने के लिए बदला। आप देखिए किसान बिल जो है ऑर्डिनेंस के द्वारा लाए गए, जब लोकसभा में संसद में चर्चा की बात हो रही थी, मत विभाजन की बात हो रही, तब भी होरला में उसको ध्वनिमत से पास कर दिया गया। तो मेरा ये कहना है, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, मैं सुनना चाहता हूं कि ये जो हो रहा है, आप ये सोचिए कि जब 19 का इलेक्शन जीतने के बाद बड़े बहुमत के साथ वो आए, तब वो अपना एजेंडा इस तेज गति से पूरा करने में लगे हुए हैं। अगर 24 का इलेक्शन जीत कर आ गए और इस देश का संविधान उन्होंने हटा दिया, अभी तो संविधान है, संविधान को तोड़ मरोड़ जरूर रहे हैं, उनके प्रावधानों का दुरुपयोग जरूर कर रहे हैं, लेकिन संविधान है, इसीलिए हम और आप इस कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। और जब संविधान नहीं होगा तब आप कैसे चर्चा करेंगे, तब आप कैसे खिलाफ संघर्ष करेंगे। तो इसलिए हमें यह सोचना होगा कि अगर 24 के इलेक्शन में वो आ गए तब क्या होगा। तो मेरा ये कहना है कि हम बहुत सारे मुद्दों पर अक्सर सेमिनार करते रहते हैं, गोष्ठियां करते रहते हैं, इमोशनल मुद्दों को बहुत ज्यादा लेते हैं। जैसे कि अभी एक साहब ने कहा भी मनुस्मृति की बात उठाई, मनुस्मृति जैसे बहुत सारे मुद्दे आते हैं। अभी कभी कोई बात होती तो कहते हैं कि आज भी बहुत से लोग इसी बात पे लग जाते हैं कि हमारे पर काशीराम ने कहा था कि जब तक गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत नहीं करेंगे तब तक समाज में बदलाव नहीं आ सकता। अरे भाई, गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करते करते तो 35 साल 36 साल हो गए, और हम तो वो लोग जिनके खिलाफ कमालवर काशीराम ने आंदोलन ठहर किया, वो हमारे कंधों पर चल के जो सत्ता में बैठ गए। तो कब तक ये काम करते रहेंगे। इसलिए आज अगर ये जो जस्टिस के नौकरी का प्रश्न है, कश्मीर के हमारे जो वंचित समाज के बहुत से लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अपनी पीड़ा बयान कर रहे हैं। ये सीए एनआरसी का मुद्दा, चाहे कोई या किसान का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दे इसी तरीके से आते रहेंगे जब तक वो अपना एजेंडा पूरा नहीं कर लेते, और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वो पीछे हटने वाले नहीं है, उनको रोकना है। तो आपको ये सारे मुद्दे छोड़कर इस बात पर सोचना होगा कि आने वाले चुनाव में उनको कैसे रोका जाए, चाहे यूपी का चुनाव हो, चाहे आने बाद में लोकसभा का चुनाव हो। जब तक हम उनको चुनाव में हराकर सत्ता पर खुद काबिज नहीं होंगे, इस देश का जो मजलूम, जो वंचित समाज है, चाहे वो किसी पार्टी के बैनर तले हो, ये अलग अलग पार्टियों के बैनर तले चुनाव लड़कर भी आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक ये सारे संगठन जो वंचित समाज की आवाज उठाता है, जो संविधान की आवाज उठाता है, जो संविधान की रक्षा की बात करता है, अगर वो एक साथ वो सब लोग नहीं आते, तब तक हम उनको परास्त नहीं कर सकते। इसलिए हम सबको एक साथ होकर आने वाले चुनाव में उनको हराना होगा। सारे इमोशनल मुद्दों को छोड़कर तभी हम कुछ कर सकते हैं। हमें अब ये मान के चलिए कि हम जितने लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज का हो, चाहे क्रिश्चियन समाज का हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे दलित हो, हमारी रक्षा केवल एक ही चीज कर सकती है, वो इस देश का संविधान है। इस देश का संविधान हमारी रक्षा कर सकती है, और हमें उस संविधान की रक्षा करनी है। अगर हम इस देश के संविधान की रक्षा करने में सफल हो गए तो निश्चित रूप से हम इन फांसीवादी ताकतों को हराने में सफल होंगे। इसी बात पर